उदाहरण है यहाँ से इसके जलीय, केशुर्की जीव और उभयचर जंतु। एमिनोटेलिक जंतु है वह जंतु जिनका उत्सर्जी पदार्थ एमिनो अम्ल होता है, जैसे घोंघा एग्जाम्पल है। वृक स्तनधारियों में एक जोड़ी वृक पाए जाते हैं। वृक की मध्य सतह पर खांच होती है जो हाइलम कहलाती है। वृक का बाहरी भाग कॉर्टेक्स, वह भाग वर्टिनी का स्तंभ का निर्माण करता है। वह आंतरिक भाग मेड्यूला होता है। यह भाग पिरामिड का निर्माण करता है। नेफ्रॉन के दो भाग होते हैं। बोमेन संपुट, यह नेफ्रॉन का ऊपरी भाग में पाया जाने वाला थैलीनुमा संरचना है। बोमेन संपुट में पाई जाने वाली उपकला कोशिकीय पोडोसाइट कहलाती है। बोमेन संपुट की शाखा अभिवाही धमनियों की कोशिकाओं का एक गुच्छा रहती है। यह गुच्छा ग्लोमेरुलस कहलाता है। ग्लोमेरुलस का एक सिरा जो बोमेन संपुट व अपशिष्ट युक्त गंदा रक्त लाता है वक्र धमनी से जुड़ा हुआ होता है। वह दूसरा हिस्सा स्वच्छ रक्त ले जाने का वक्र सिरा से जुड़ा होता है। वक्र नलिका यह बोमेन संपुट के निचले हिस्से का प्रारंभ होती है, जिसका दूसरा सिरा मूत्र एकत्र करने वाली नलिका से जुड़ा होता है। इसका एक भाग समीपस्थ कुंडलित नलिका तथा अंतिम भाग दूरस्थ कुंडलित नलिका कहा जाता है। मध्य भाग में यह नलिका हैरस व पीली नुमा हेनेल लूप बनाती है। मूत्राशय यह पेशीय थैलीनुमा संरचना है जो वक्र में आने वाले मूत्र का भंडारण करता है। मूत्राशय मूत्रण में मदद करता है। वह 400 से 600 ml मूत्र वक्र से मूत्राशय में उतरता है। मूत्र वाहिनी द्वारा मूत्र को वृक्क से मूत्राशय तक परिवहन करने का कार्य संपन्न किया जाता है। मूत्र वाहिनी नलिका चिकनी मांसपेशियों से बनी होती है। वयस्कों में 25 से 30 सेंटीमीटर तक लंबी होती है। मूत्र मार्ग थैलीनुमा संरचना जो मूत्राशय से मूत्र को शरीर के बाहरी भाग का परिवहन करता है। पुरुषों में यह मार्ग लिंग से जुड़ा होता है और स्त्रियों में योनि द्वारा ऊपर की ओर समाप्त होता है। कृत्रिम वृक्क या अपोहन यह एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा रोगियों के रुधिर में कृत्रिम वृक्क की सहायता से नाइट्रोजन युक्त अवशिष्ट पदार्थ का निष्कासन किया जाता है। प्राय स्वस्थ व्यक्ति में प्रतिदिन 180 लीटर आरंभिक निस्यंदन वृक्क में होता है, जिससे उत्सर्जित मूत्र का आयतन 1.5 लीटर होता है। शेष निस्यंदन वृक्क नलिकाओं में पुनः अवशोषित होता है। पादपों में उत्सर्जन प्रक्रिया अपेक्षाकृत सरल होती है। पौधों में उत्सर्जन के अंग या तंत्र नहीं पाए जाते हैं। स्थलीय पादपों में आवश्यकता से अधिक गैसें जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प के रूप में रंध्रों व कभी कभी वात रंध्रों द्वारा निकल जाती है। खनिज क्रिस्टल कुछ पादपों में अकार्बनिक पदार्थ उत्सर्जित अवशिष्ट के रूप में कोशिका भित्ति, रिक्तिकाओं, मज्जा, रंभ आदि भागों में पाए जाते हैं, जिनका सिलिका, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल प्रमुख होते हैं। सिंथोलिथ अंगूर में पाए जाने वाले कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल है। रेफाइड्स जलकुंभी, अरबी, जम्मीकंद, पिस्ट्रिया में सुई के समान पाए जाने वाले क्रिस्टल है। रिफ्रेसफाइड्स या ड्रूसेस पपीते में पाए जाने वाले गोलाकार क्रिस्टल का समूह है। बिंदु स्त्राव पत्तियों में उपातों में जल की छोटी छोटी बूंदों के रूप में स्त्राव बिंदु स्त्राव कहलाता है। आलू, अरबी, ब्रायोफिलम, कुछ घासों आदि अनेक पौधों में पत्तियों में कुछ समूह है। कुछ पत्तियों में सुबह सुबह के समय बिंदु स्त्राव स्पष्ट दिखाई देता है। जल की यह हानि पत्ती की सिराओं के अंत में पर छोटे छिद्रों के से होती है, जिन्हें जलरंध्र कहते हैं। प्रत्येक जलरंध्र के सिरे पर एक छिद्र होता है, यह जल छिद्र कहते हैं। इस छिद्र के चारों ओर प्रत्येक उपस्थित कोशिकाओं में कोई गति नहीं होती, अतः ये सदैव खुले रहते हैं। जल स्राव पौधे के कटे फटे व क्षतिग्रस्त भाग में रस का बाहर आना रसस्राव कहलाता है। पौधे में जाइलम वाहिकाओं में रस मूल दाब के कारण धनात्मक तनाव में रहता है। जाइलम वाहिकाओं के कटने अथवा क्षतिग्रस्त होने पर इसका रिसाव बाहर होने लगता है। रबड़ के वृक्ष में इस प्रकार के रिसाव को लेटेक्स भी कहते हैं, जिससे रबड़ बनता है। नियंत्रण व समन्वय तंत्रिका तंत्र सोचने, समझने, स्मरण करने व शरीर के विभिन्न अंगों के कार्यों का संतुलन व समन्वय बनाता है। तंत्रिका तंत्र एक तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जिसमें मेरुरज्जु व मस्तिष्क होता है। परिधीय तंत्रिका तंत्र में कपालीय तंत्रिका तंत्र 12 जोड़ी होते हैं और मेरु तंत्रिका तंत्र की 31 जोड़ी होती है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र में अनुकंपी और परानुकंपी, अनुकंपी दुख का साथी और परानुकंपी सुख का साथी होता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क आएगा, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। अग्र में आएंगे प्रेमस्तिष्क और डाई एनसीफेनॉल थैलेमस और हाइपोथैलेमस है। मध्य मस्तिष्क में कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना है और क्रूरा सेरेबी है। पश्चिम मस्तिष्क में अनुमस्तिष्क, मेडुला ओब्लोगेटा और पोन्स है। अग्र मस्तिष्क यह मुख्यतः दो भागों प्रेमस्तिष्क और डाई एनसिफेनॉल से बना होता है। प्रेमस्तिष्क यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा व विकसित भाग है, लगभग 80% होता है। ज्ञान, चेतना, सोचने, विचारने, तर्क करने, याद करने आदि कार्यों में संपादित होता है। यह ज्ञानेंद्रियों में आने वाली सूचनाओं को ग्रहण करता है तथा उनका विश्लेषण करता है।
हाइपोथैलेमस, इसे हेडमास्टर ग्रंथि, सर्वोच्च कमांडर कहते हैं। यह डाइएनसिफेनॉल का निचला भाग होता है। यह भूख, प्यास, ताप, निद्रा, थकान, मनोभावना व अभिव्यक्ति की उत्तेजना, इच्छा, घृणा आदि का केंद्र होती है। पृष्ठ मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, पोन्स व मेडुला ऑब्लोगेटा से मिलकर बना होता है। अनुमस्तिष्क यह मस्तिष्क का दूसरा बड़ा भाग है। यह शरीर की ऐच्छिक पेशियों को नियंत्रित करता है। बोलने, चलने, लिखते समय शरीर का संतुलन, भंगिका बनाए रखने का। अत्यधिक अल्कोहल के सेवन से यह असंतुलित हो जाता है। मेडुला ऑब्लोगेटा यह शरीर की अनैच्छिक गतिविधियों व पेशियों का नियंत्रण करता है, जैसे हृदय की धड़कन, श्वसन, लार, श्रवण, उल्टी करना, रक्तदाब, आहार नाल, क्रमाकुंचन गति, मूत्राशय की गति, छींकना, खांसना, उबासी लेना, नेत्र पलकों की गति आदि को करता है। पोन्स यह विभिन्न भागों को, मस्तिष्क के विभिन्न भागों को जोड़ता है। घबराहट के समय यह श्वसन पर नियंत्रण करता है। इसे श्वसन वातन के नियमन हेतु श्वसनानुचलन केंद्र पाया जाता है। मेरुरज्जु का उद्भव मेडुला से होता है। इसमें 31 जोड़ी मेरु तंत्रिकाएं होती है। कार्य इसका प्रतिवर्ती प्रक्रियाओं का संचालन व नियमन करना है। प्रतिवर्ती चाप का सही क्रम, ग्राही अग्र संवेदी न्यूरॉन, मेरुरज्जु प्रेरक न्यूरॉन, पेशी हार्मोन, यह एक ऐसा रासायनिक कूट है जो हमारे भोजन में नहीं होता है, प्राकृतिक रूप से अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा संश्लेषित होता है। हार्मोन को रासायनिक संदेशवाहक कहा जाता है। एंजाइम, राइबोसोम एंजाइम के अलावा सभी एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं, जबकि राइबोसोम एंजाइम आरएनए से बना होता है। एंजाइम का ताप 35 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। पीएच 6 से 8 के प्रति संवेदनशील होते हैं। अग्नाशय ग्रंथि, यह एक मिश्रित ग्रंथि है जो हार्मोन के साथ साथ पाचक एंजाइम अग्नाशयिक रस को स्रावित करती है। यह शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। इस ग्रंथि में पाई जाने वाली अंतःस्रावी कोशिकाओं के समूह को लेगरहैंस की द्वीपिकाएं कहते हैं। लेगरहैंस द्वीपिकाओं में है हमारे पास अल्फा कोशिकाएं ग्लूकागॉन हार्मोन होते हैं, बीटा कोशिकाओं में इंसुलिन हार्मोन होते हैं, डेल्टा कोशिकाओं में सेमेरोटोसिस्टीन हार्मोन होते हैं। इंसुलिन हार्मोन ग्लूकागॉन में विपरीत कार्य कर रक्त को ग्लूकोज की मात्रा में सामान्य बनाए रखते हैं। यह शरीर में ग्लाइकोजन के संश्लेषण के लिए प्रेरित करते हैं। इंसुलिन हार्मोन से संबंधित रोग अल्पस्राव, मधुमेह होता है, उससे डायबिटीज, मेलिटिस, हाइपर ग्लाइसीमिया, बहुमूत्रता, पॉलीडिप्सिया और कीटो एसिडोसिस होता है। और अतिस्राव में हाइपोग्लाइसीमिया होता है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा धीरे धीरे कम होने लगती है। थायराइड ग्रंथि यह सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है जो वृद्धावस्था में यह छोटी हो जाती है। थायरोक्सिन हार्मोन के कार्य है। इसका हार्मोन का निर्माण के लिए आयोडीन आवश्यक है। मेंढक में टेडपोल लार्वा को वयस्क में कायांतरित करता है। थायराइड संबंधी रोग अल्पस्राव या कमी से गलगंड या घेंगा रोग होता है जो आयोडीन की कमी से होता है। थायरॉक्सिन ग्रंथि फूलकर बड़ी हो जाती है। पहाड़ी क्षेत्र में लोगों में प्राय अधिक होता है। हाशिमोटो रोग, थायरॉक्सिन हार्मोन से के अल्पस्राव के उपचार में ली जाने वाली दवा के विरुद्ध शरीर में एंटीबॉडी बनने में ये एंटीबॉडी थायराइड ग्रंथि को नष्ट कर देती है। इसे थायराइड की आत्महत्या कहते हैं। पैराथायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड में कैलिप का हार्मोन स्रावित होता है। पैराथायरोमोन रक्त में कैल्शियम व फॉस्फेट आयरन का नियमन करता है। यह विटामिन डी के निर्माण कर अस्थि निर्माण में सहायता करता है। यह हार्मोन की कमी, टेनेनी रोग व अतिस्राव से हाइपरकैल्शियमिया रोग होता है। पीयूष ग्रंथि यह कपाल की स्फेनॉइड अस्थि की शैला टर्सिका में स्थित होती है। यह इनफंडिबुलम द्वारा हाइपोथैलेमस से जुड़ी होती है। इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं। सोमेटोट्रोपिक वृद्धि हार्मोन या इंडरमिडिन यह शरीर की वृद्धि का मुख्य प्रेरक है जो शरीर की अस्थियों व पेशियों के विकास व संयोजी ऊतकों की वृद्धि व कोशिका विभाजन को प्रोत्साहित करता है। एमिनो अम्ल से ग्लूकोज का संश्लेषण ग्लूकोनियोजिनेसिस तथा ग्लूकोजन से ग्लाइकोजन का संश्लेषण ग्लाइकोजेनेसिस को बढ़ाता है। गोनेडोट्रोपिक हार्मोन यह नर व मादा में क्रमशः वर्षण तथा अंडाशयों को उत्तेजित करते हैं व इनमें जनन अंगों की परिपक्वता तथा क्रियाशीलता के लिए उत्तरदायी है। 2 प्रकार के होते हैं, पुट्टिका प्रेरक हार्मोन FSH और ल्यूटिनाइजिक अंतराली कोशिका प्रेरक हार्मोन LH या ICSH। FSH में आएगा मादा में अंडाशय पुट्टिकाओं की वृद्धि, उनके परिपक्वन तथा मादा हार्मोन के स्राव में उत्तेजित करता है और पुरुषों में शुक्राजनन नलिकाओं की वृद्धि तथा शुक्राणु निर्माण को प्रेरित करता है। युग्मकों के निर्माण व उनके विकास में मुख्य भूमिका निभाने के कारण इसे
गैमेटोकाइनेटिक कारक भी कहा जाता है, जबकि LHICSH है मादा में गैफ्रीन पुट्टिका के परिपक्वन अंडोत्सर्ग कॉर्पस ल्यूटियम के विकास में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के स्रावन का भी प्रेरित करता है। पुरुषों में वृषण की अंतराली या लीडिंग कोशिकाओं को प्रेरित कर एंड्रोजन नर हार्मोन स्राव को प्रेरित करता है। ऑक्सीटोसिन या पिटोसिस हार्मोन यह जनन के समय गर्भाशय की दीवार में अनिच्छिक पेशियों के संकुचन को प्रेरित करता है, जिससे प्रसव के समय प्रसव पीड़ा उत्पन्न होने से शिशु जन्म में सहायता होती है। यह स्तन ग्रंथियों में दुग्ध निष्कासित को प्रेरित करता है, इसलिए जनन हार्मोन या दुग्ध निष्कासन हार्मोन मिल्क डाउन हार्मोन भी कहा जाता है। वेसोप्रेसिन एंटी यूरेटिक या मूत्र विरोधी हार्मोन यह वक्र नलिकाओं द्वारा जल के पुनः अवशोषण को बढ़ाता है, इसे मूत्र विरोधी हार्मोन भी कहा जाता है। यह रक्त दाब को भी बढ़ाता है। थाइमस ग्रंथि, इस ग्रंथि को टी लिम्फोसाइड का प्रशिक्षण केंद्र कहते हैं। यह ग्रंथि थाइमोसिन हार्मोन स्रावित करती है। एड्रिनल ग्रंथि, इसे 3F ग्रंथि 4S ग्रंथि भी कहा जाता है। एड्रिनलिन हार्मोन, इसे संकटकालीन हार्मोन, करो या मरो हार्मोन, 3S हार्मोन या 4F हार्मोन कहा जाता है। पिनियल ग्रंथि अग्र मस्तिष्क के पश्च भाग की सतह पर पाई जाती है। इसके अन्य नाम है मस्तिष्क की रेत। तीसरी आंख लैंगिक जैविक घड़ी या स्रावित हार्मोन है। मिलेटोनिन पादपों में समन्वय पादप गतियों के माध्यम से संपन्न होता है। पादप गतियां दो प्रकार की होती है, वृद्धि पर आश्रित पादप गतियां और वृद्धि से मुक्त पादप गतियां। रसायनुवर्तन, पराग नलिका में बीजांड की ओर गति। पादप हार्मोन, फाइटो हार्मोन पादप वृद्धि नियामक है। शब्द इसका स्टर्लिंग प्रकार है। इसके पादप हार्मोन वृद्धि प्रवर्धक, वृद्धि नियंत्रक और वृद्धि नियंत्रक व प्रवर्धक। वृद्धि प्रवर्धक में है ऑक्सिन, जिबेरेलिन और साइटोकाइनिन, और वृद्धि नियंत्रक में है एसिबिक अम्ल, और वृद्धि नियंत्रक व प्रवर्धक में है एथिलीन। एथिलीन किसी भी समूह के साथ बैठ जाता है, लेकिन व्यापक तौर पर यह एक वृद्धिवाहक क्रियाकलापों में आता है। जीवों में जनन दो प्रकार के होते हैं, लैंगिक व अलैंगिक। अलैंगिक जनन के प्रकार है द्विविभाजन। इसमें इसके जनक प्राणी दो समान आकार की प्राणियों में विभाजित हो जाता है। सामान्यतः एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा, पैरामीशियम यूग्लिना व लेशमानिया है। बहुविखंडन, एक कोशिका में अनेक कोशिकाओं को विभाजित होने की क्षमता का बहुविखंडन कहते हैं, जैसे प्लाज्मोडियम। मुकुलन, इससे प्राणी में के शरीर में एक नलिका बनती है। यह कलिका विकसित होकर नए प्राणी का निर्माण करते हैं, जैसे हाइड्रा, वर्टिसोला, यीस्ट। पुनरुद्भवन, इसमें जीवन कुछ टुकड़ों में विखंडित हो जाता है। प्रत्येक खंड वृद्धि के कर नए जीव में विकसित हो जाते हैं, जैसे पेलेनेरिया और तारा मछली। यौवनारंभ, पुबर्टी। लैंगिक परिपक्वता 18 से 19 के बीच में आती है। नर में यहाँ इस समय 13 से 14 वर्ष, मादा में 10 से 12 वर्ष। परिवर्तन होता है। नर में आवाज का भारी होना, दाढ़ी मूंछ आना, त्वचा तेलीय होना, और जिम्मेदार हार्मोन टेस्टोस्टेरोन है। और मादा में स्तनों का विकास थैलार्की, जननांगों का विकास प्यूबार्की, और रजोधर्म शुरू होना मेनार्की है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जिम्मेदार हार्मोन है। नर जनन तंत्र, प्रारंभिक लैंगिक अंग नर में एक जोड़ी वृषण कोश में सुरक्षित रहते हैं। द्वितीय लैंगिक अंग शुक्रवाहिनी व शुक्राशय शिशन होता है, और वृषण कोश में वृषण को स्थिर रखने के लिए आवश्यक है। शुक्राणु निर्माण हेतु शरीर से कम तापमान की आवश्यकता होती है। वृषण कोश का ताप नियंत्रण यंत्र के तौर पर कार्य करता है। वृषण कोश का तापमान शरीर के अन्य अंगों में लगभग 33 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। मानव शरीर का तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट 310 केल्विन होता है। शुक्र जनन कोशिकाओं को पोषण, सुरक्षा व आलंबन प्रदान करने के लिए वृषण कोश स्टेरली कोशिकाएं पाई जाती है। इसका कार्य शुक्राणु का निर्माण, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रवण, शुक्राणु का परिपक्वन एपिडिडाइमिस में होता है। शुक्राणु निर्माण हेतु कम तापमान की आवश्यकता होती है, इसलिए वृषण कोश ताप नियंत्रण हेतु शरीर से बाहर स्थित होते हैं। शुक्राशय एक थैलेनुमा संरचना जो कि शुक्राणु में संग्रहित रहता है। इसकी दीवारों पर एक चिपचिपा पदार्थ निकलता है जो वीर्य अधिकांश भाग बनाता है। शुक्रवाहिनी शुक्राणु में को शुक्राशय तक पहुंचाती है। प्रोस्टेट ग्रंथि, यह तरल पदार्थ स्रावित करती है जो वीर्य के साथ मिलकर शुक्राणु को गति कराता है, जो वीर्य के स्कंदन को रोकता है। 45 से 50 वर्ष की आयु में प्रोस्टेट ग्रंथि फूलकर बड़ी हो जाने से मूत्र मार्ग में अवरुद्ध होने लगती है।
शुक्र जनन में एक प्राथमिक oocyte से 4 शुक्राणु बनते हैं। शुक्राणु निर्माण की क्रिया शुक्र जनन कहते हैं। योनि में प्रविष्ट शुक्राणु 24 से 48 घंटे तक 1 से 2 दिन तक जीवित रहता है। नर जननांगों के विभिन्न भागों में शुक्राणुओं के परिवहन का सही क्रम है वृषण शुक्रमार्ग व मूत्रमार्ग होता है। मादा जनन तंत्र प्राथमिक जनन तंत्र मादा में एक जोड़ी अंडाशय प्राथमिक जनन अंग का कार्य करते हैं। द्वितीयक जनन अंग में अंडवाहिनी गर्भाशय व योनि होती है। अंडाशय या ओवरी अंडाणु निर्माण की क्रिया को अंडजनन कहते हैं। अंडजनन में प्राथमिक oocyte में एक अंडाणु बनता है और अंडोत्सर्ग पश्चात अंडाणु 48 घंटे तक जीवित रहते हैं। एक टेडपोल कायांतर प्रक्रम द्वारा वयस्क में विकसित होता है। कार्य इसका अंडाशय में मुख्य कार्य अंडाणु का निर्माण करना। एस्ट्रोजन यह सुंदरता हार्मोन कहलाता है। यह हार्मोन गेफ्रिन पुट्टिकाओं द्वारा स्रावित होता है। इससे मादा में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास होता है, जैसे आवाज का पतला होना, मासिक धर्म का प्रारंभ होना, नितंब भारी होना, शालीनता व मैथुन इच्छा जागृत होना। किशोर लड़कों में स्वर यंत्र में एडम्स एम्पल कंठमणि भी होता है कहा जाता है। यौनारंभ के दौरान लड़कों में सबसे सुस्पष्ट दिखाई देने वाला परिवर्तन है कद में वृद्धि होना। प्रोजेस्टेरोन या प्रेगनेंसी हार्मोन द्वितीयक लैंगिक अंगों के विकास को प्रोत्साहित करता है। इसका स्रवण कार्पस ल्यूटियम द्वारा होता है। कार्पस ल्यूटियम का नियंत्रण पीयूष ग्रंथि के ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH द्वारा किया जाता है। रिलैक्सिंग इसका श्रवण प्लेसेंटा द्वारा किया जाता है। यह शिशु जन्म में सहायक है। द्वितीय लैंगिक अंग है अंडवाहिनी। इसे डिंब वाहिनी नली या गर्भाशय नलिका भी कहते हैं। इसका अग्रभाग अग्नाशय द्वारा अंडाशय से लगा होता है। इसे इंडिबुलम या किपक कहा जाता है। यह 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है तथा गर्भाशय के दोनों ओर स्थित होती है। यहाँ पर निषेचन की क्रिया होती है। गर्भाशय भ्रूण का विकास होता है। माता तथा भ्रूण के मध्य स्थापित कड़ी प्लेसेंटा का रोपण भी यही होता है, जहाँ इसे पोषण व सुरक्षा प्रदान होती है। योनि रजोधर्म स्त्राव तथा प्रसव मार्ग का कार्य करती है। लैक्टोबैसिलस जीवाणु पाए जाने के कारण लैक्टिक अम्ल बनता है तथा यहाँ का वातावरण अम्लीय होता है, जो संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करता है। इसमें बर्थोलिन की ग्रंथियां पाई जाती है। भ्रूण का विकास का अध्ययन भ्रूणिकी में होता है। वॉन ब्लेयर को इसका पिता कहा जाता है। रजो चक्र प्रारंभ होना इसका रजो दर्शन में नार की 10 से 12 वर्ष में होता है। बंद होना 40 से 50 की एज में हो जाता है। मीनोपोज में नसबंदी महिलाओं में ट्यूबेकोटोमी किया जाता है और पुरुषों में होती है वेसेक्टोमी। HCG ह्यूमन किरियोनिक गोनेड्रोटोपिन मूत्र में इसकी उपस्थिति से प्रेगनेंसी का परीक्षण किया जाता है। यहाँ से लिंग हार्मोन में हमारे पास नर में होता है टेस्टोस्टेरोन, माता में होता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन का कार्य श्रवण वर्षण में लेडिंग कोशिकाओं द्वारा। यह स्टीरॉयड की प्रकृति एंड्रोजन में होता है और द्वितीय गौण लैंगिक लक्षणों का विकास के लिए उत्तरदायी होता है। टेस्टोस्टेरोन से पौरुष हार्मोन भी कहा जाता है। एस्ट्रोजन को गेफ्रियन पुट्टिका में होता है। इसे सुंदरता हार्मोन कहते हैं। गौण लैंगिक लक्षणों के विकास के लिए उत्तरदायी है। मादा के जननांगों में होता है पाया जाता है। यह प्रोजेस्टेरोन में कॉपर से ल्यूटियम द्वारा स्रावित गर्भ हार्मोन है। गर्भावस्था हेतु आवश्यक हार्मोन है। गर्भाशय में रक्त संचरण बढ़ाता है, जो भ्रूण के रोपण हेतु आवश्यक। परिवार नियोजन का भारत में 1951 में परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया गया। 1977 में परिवार कल्याण कार्यक्रम में परिवर्तित किया गया। गर्भाशय युक्ति है। यह युक्तियां डॉक्टरों या अनुभवी नर्सों द्वारा योनि मार्ग में गर्भाशय में लगाई जाती है। IUDs औषधि रहित है। औषधि रहित में आएगी। प्लास्टिक या स्टेनलेस स्टील की बनी होती है। गर्भाशय की भक्षण कोशिकाओं को शुक्राणुओं के भक्षण के लिए प्रेरित करती है। उदाहरण है इसका लिपेस लूप और तांबा मोचक है। यहाँ से कॉपर टी, कॉपर 7 मल्टीलोड 375 आदि। यह कॉपर आयन को मोचित कर शुक्राणुओं की गतिशीलता तथा उनके निषेचन क्षमता को कम करती है। हार्मोन मोचक में है यहाँ से प्रोजेस्टेटर्स। यह हार्मोन को मोचित करके गर्भाशय को भ्रूण के रोपण हेतु अनुपयुक्त बनाने तथा गर्भाशय ग्रीवा को शुक्राणु विरोधी बनाती है। हार्मोनल उपाय में है। यह सबसे प्रभावी विधि है। इसे हार्मोन गोलियां या इंजेक्शन द्वारा दिए जाते हैं। गर्भ निरोधक गोलियां माला N, माला D दैनिक गर्भ निरोधक गोलियां हैं, जो ऋतुस्राव के 5वें दिन से लेकर 21 दिन तक ली जाती है तथा अंतिम 7 दिन तक आयरन की गोलियां दी जाती है। सहेली साप्ताहिक लेने वाली यह गैर स्टीरियोइड बहुत कम साइड इफेक्ट तथा उच्च गर्भ निरोधक गोली है। सहेली नामक गोली का निर्माण CDRI लखनऊ द्वारा किया जाता है। क्रिया विधि है। यह हार्मोन
युक्त गोलियां प्यूटरी ग्रंथि से स्रावित FSH व LH को संदमित कर देती है, जिसे ओल्यूशन नहीं होता है। केवल प्रोजेस्टेरॉन युक्त गोलियां गर्भाशय म्यूकस को गाढ़ा कर देती है, जिसमें शुक्राणु अंडे तक नहीं पहुंच पाते और इनकी चालकता कम हो जाती है। टर्मिनल सर्जिकल और स्टेरिलाइजेशन मेथड। पुरुषों में शुक्रवाह का उच्छेदन होता है और महिलाओं में नली का उच्छेदन होता है। मानव में जनन के दौरान होने वाली घटनाओं का सही क्रम है इनका युग्मक निर्माण, निषेचन, युग्मजन, जाइगोट या भ्रूण होता है। मानव में निषेचन के पश्चात जो संरचना गर्भाशय की भित्ति में अंतर स्थापित होती है वह भ्रूण कहलाता है। निषेचन के पश्चात जो कोशिका एक नए जीव को उत्पन्न करती है वह है युग्मनज या जाइगोट। पौधों में जनन। पादपों में जनन की विधियां निम्न है: कायिक जनन और कायिक प्रवर्धन, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन, अनिषेचक जनन। कायिक जनन अधिकांश पादपों में मूल तथा तना पत्तियां पादप के कायिक अंग कहलाते हैं। पुष्प व बीज के अतिरिक्त पौधे के किसी अन्य अंग में परिवर्तित होकर नए पौधे का निर्माण करना कायिक जनन कहलाता है। कायिक जनन से बनने वाले पौधे अपने पैतृक पौधों के समान गुण वाले होते हैं। ये क्लोन कहलाते हैं, जैसे आलू, घास, प्याज, अरबी, अदरक, चमेली आदि। इस प्रकार बायोफ्रिलम पत्थर चट्टा में पत्तियों के खांचों में कलिकाएं पाई जाती हैं। इन कायिकाओं अथवा कलिकाओं युक्त पत्ती की गीली मिट्टी में गिर जाने पर प्रत्येक कायिक से नया पौधा विकसित हो जाता है। कैक्टस नागफनी में तना पादप से अलग होकर एक नए पादप को जन्म देता है। वह डहेलिया में नई जड़ें नए पादपों को जन्म देती है। अलैंगिक जनन। इस प्रकार का जनन नए पादप बीजों को अथवा बीजाणुओं के उपयोग के बिना ही सामान्य उगाए जाते हैं। इस प्रकार का जनन सामान्यतः निम्न वर्ग के सजीवों जैसे शैवाल, कवक, मॉस, फर्न में होता है। यीस्ट एकल कोशिका जीव है। यीस्ट में यदि पर्याप्त पोषण उपलब्ध हो तो यीस्ट वृद्धि करके गुणन अर्थात जनन करने लगते हैं। यीस्ट में मुकुलन द्वारा जनन संपन्न होता है। तालाबों अथवा ठहरे हुए पानी व अन्य जलाशयों में हरे रंग के अवपंक्षी गुच्छे जो तालाबों के किनारों पर फिसलन का कारण देखे जाते हैं, वास्तविक रूप से शैवाल कहलाते हैं। स्पाइरो गायरा भी इसी प्रकार का शैवाल है। इसमें खंडन द्वारा जनन होता है। मोश व फन जैसे पादपों में भी जनन बीजाणुओं द्वारा होता है। डबल रोटी के फफूंद में भी जनन बीजाणुओं का निर्माण करते हैं। परागकण हल्के होने के कारण वे जल, वायु, कीटों आदि या जंतुओं के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचते हैं। पुष्पों पर बैठने वाले कीटों के शरीर को परागकण चिपक जाते हैं। जब ये कीट अन्य पुष्पों पर बैठते हैं तो ये परागकण उस पुष्प के वत्तिकाग्र पर गिर जाते हैं। किसी भी माध्यम में परागकणों के परागकोश में पुष्प वत्तिकाग्र पर स्थानांतरण परागकण कहलाता है। जल द्वारा परागकण हाइड्रोफिली, कीट द्वारा एंटोमोफिली और वायु द्वारा एनिमोफिली होता है। स्वपरागण जब परागकण उसी पुष्प के वत्तिकाग्र पर अथवा उसी पौधे के दूसरे किसी पुष्प के वत्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो परागकण की यह प्रक्रिया स्वपरागण कहलाती है। उदाहरण है मटर, टमाटर। पर परागण जब एक पादप के पुष्प में परागकण उसी प्रजाति के दूसरे पादप के पुष्प के वत्तिकाग्र पर गिरते हैं या पहुंचते हैं तो यह क्रिया पर परागण कहलाती है। जैसे गुलाब और पॉपी में फल और बीज का विकास। निषेचन के पश्चात अंडाशय से फल, बीजांड से बीज का निर्माण होता है। बीज से एक भ्रूण पाया जाता है जो अंकुरण के पश्चात नए पादप का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी। सबसे बड़ा पुष्प है रेफ्लिशिया, सबसे छोटा पुष्प है वुल्फिया, सबसे बड़ा बीज है लोडोइसिया और सबसे छोटा बीज है ऑर्किड। फल का निर्माण अंडाशय में होता है अर्थात परिपक्व अंडाशय ही फल कहलाता है। परिपक्व अंडाशय की भित्ति से फल भित्ति का निर्माण होता है। अनिषेचक जनन। अनिषेचक में जब पौधों को बिना निषेचन के ही अंडाशय सीधा फल में परिवर्तित हो जाता है तो अनिषेचक जनन कहलाता है। इस प्रकार के फलों में बीज होते हैं जैसे केला, अंगूर आदि। प्रकृति में पादपों के फलों व बीजों का प्रकीर्णन पवन, जल व जंतुओं द्वारा होता है। बीज का नाम है यहाँ से बीज या फल का, प्रकीर्णन का माध्यम जैसे सहीजन और डिफल मैपिल का प्रयुक्त बीज है यहाँ से वायु के द्वारा। घासों के हल्के बीज व आक
के रोमयुक्त बीज या सूरजमुखी के रोमयुक्त बीज है वायु के द्वारा, नारियल के बीज है पानी के द्वारा, और यूरेना व जेंथिम के कांटेदार बीज है जंतुओं के द्वारा, एरेड या बाल्सम के बीज है। इन पौधों में फल झटके के साथ फट जाते हैं जिससे उसके अंदर स्थित बीज दूर जाकर गिर जाते हैं। जनन की अन्य विधियां अनिषेचक या पार्थेनोकॉपी, बिना निषेचन के अंडाशय सीधा फल में परिवर्तित हो जाता है, जैसे केला, बिना बीज वाले अंगूर, संतरा। असंग जनन या एपोमिक्सिस, इनमें बिना निषेचन के बीज का निर्माण होता है जो कुछ आवृत बीजी पादपों विशेष रूप से घास युक्त घास कुल में पाया जाता है। विषम युग्मनज, लैंगिक व अलैंगिक जनन के बीच एकांतरण को कार्यनीति विषम युग्मनज कहलाती है। अनिषेचक जनन पार्थेनोजेनेसिस खोज इसकी चार्ल्स बॉनेट ने की थी। इसमें बिना निषेचन के भ्रूण का परिवर्धन होता है। इसमें उत्पन्न संतान पार्थेनोट कहलाती है। यह जनन उन जीवों में होता है जिसमें नर कम या अनुपस्थित होते हैं, जैसे मधुमक्खी, ततैया, सी ऑर्चिड, टिड्डा। सूक्ष्म जीवों में फैलने वाले रोग संक्रामक रोग है। संक्रामक रोग ऐसे रोग जो किसी माध्यम, हवा, पानी, भोजन, रक्त, लैंगिक संपर्क आदि से एक दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं और इनका तत्कालीन कारक सूक्ष्म जीवी होता है तथा इन्हें संक्रामक रोग कहते हैं। जैसे एड्स, तपेदिक, हैजा, न्यूमोनिया है। जूं द्वारा फैलाए गए रोग है रिप्लेसिंग फीवर, ट्रेंच फीवर। और मक्खी द्वारा फैलने वाले रोग है घरेलू मक्खी, दस्त है, पेचिस, हैजा, टाइफाइड। बालू मक्खी काला आजार फैलाती है। सीसी मक्खी गोलोसाइना पेप्लिस निद्रा रोग फैलाती है। और रक्त द्वारा फैलने वाले रोग है एड्स, सिफिलिस, मलेरिया, हेपेटाइटिस बी, सी, डी। और मच्छर द्वारा फैलने वाले रोग है मलेरिया, जापानी मस्तिष्क, हाथी पाँव, पीला बुखार, डेंगू, चिकनगुनिया, जीका वायरस। लैंगिक संसर्ग रोग है एड्स, हेपेटाइटिस बी, सी, डी, गोनेरिया, सिफिलिस और ल्यूरोकिया। और दूषित जल या भोजन द्वारा फैलने वाले रोग है पोलियो, टाइफाइड, पेचिस, हेपेटाइटिस ए, ई, हैजा। छूने से फैलने वाले रोग है छोटी माता, बड़ी माता, कुष्ठ रोग, लेप्रेसी। मानव रोग या संक्रामक रोग होंगे जीवाणु जनित में आएंगे हैजा, डिप्थीरिया, क्षय रोग, कोड, टिटेनस, टाइफाइड, प्लेग, काली खांसी, न्यूमोनिया, गोनेरिया, सिफिलिस और टोक्रोमा। और वायरस जनित रोग छोटी माता, खसरा, पोलियो, रेबीज, चेचक, जननांग, हर्पिस, एड्स, हेपेटाइटिस, इन्फ्लुएंजा, गलसुआ, जुखाम, कोरोना। और प्रोटोजोआ जनित रोग है मलेरिया, अमीबियासिस, कालाजार, पायरिया, अफ्रीकन निद्रा रोग और अतिसार, पेचिस है। और इसमें है कृमि जनित रोग और कवक जनित रोग। कृमि जनित में आ रहे हैं यहाँ से पाइलियरिएसिस और टिनिएसिस और एस्केरिएसिस। और कवक जनित में आएंगे एथलीट फूट, दाद, खाज। जीवाणु जनित रोग में है हैजा, वचुएका, कोलेरा, विब्रियो। कोलेरियो कारक है इसका, दूषित भोजन इनसे होता है यहाँ से। और यह टाइफाइड या मियादी बुखार, सोलेमोना टाइफी, प्रदूषित जल के मल मूत्र थूक के द्वारा मक्खियों द्वारा फैलता है। टिटेनस जबड़ों का नहीं खुलना, इसमें क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी द्वारा होता है। शरीर के किसी भाग पर चोट लगने से जीवाणु, धूल, गोबर आदि के रास्ते में शरीर से प्रवेश लगता है। डिफ्टीरिया या रोहिणी कोरोनी बैक्टीरियम डिप्टीरिया है, खाने की वस्तुओं से 5 वर्ष तक के बच्चों में इससे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। प्लेग या काली मृत्यु, थॉर्सिनिया पेस्टिस, सांस व थूक के जरिए व्यक्तियों के आपसी संपर्क से चूहों के शरीर में पलने वाले पिस्सुओं के काटने से होता है। टीबी या क्षय रोग, इसे माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है। वायु या संक्रमित व्यक्ति के संपर्क से होता है। कुष्ठ रोग या लिप्रोसी, कोड़ रोग या हैंस रोग माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री से होता है। और घाव से निकलने वाले पदार्थ द्वारा होता है, केवल मनुष्य में होता है। सिफिलिस रोग होता है ट्रेपेनोमा पैलिडम से रोगी के साथ संभोग करने से होता है। संक्रमित सुई या माँ से पुत्र को होता है। काली खांसी, कुकर खांसी, बोर्टेलरा पर्टुसिस हवा द्वारा होता है। टेक्रोमा क्लोमाइडिया टेक्रोमेटिस संक्रमित वस्तुओं के उपभोग से होता है। वायरस जनित रोग में है यहाँ से पोलियो, नवजात शिशु पक्षाघात पोलियो वायरस से होता है। दूषित भोजन व जल से होता है। इन्फ्लुएंजा फ्लू, इन्फ्लुएंजा विषाणु से वायु संवाहित रोग है। चेचक, स्मॉल पॉक्स, शीतला माता या मसूरी का, यह डीएसडीएनए विषाणु के द्वारा होता है। वर्सियोला विषाणु द्वारा, वायु द्वारा या सीधे रोगी के संपर्क से छोटी माता या चिकन पॉक्स, वर्सिलेसा, वेरिसोला जोस्टर विषाणु द्वारा, श्वास या छींकों द्वारा होता है। और कवक जनित रोग में एथलीट पुट ट्राइकोफाइटोन कवक द्वारा होता है। किसी भी प्रकार से इन कवकों के संपर्क में आने से, खाज, खुजली, सॉरक्रॉस, रेकेबीज कवकों के संपर्क से आने से, और दाद
कोफाइटोन कवक, एंडियोमॉर्फिक कवक, टीनिया और माइक्रोस्पोरोन जाति से यह कवकों के संपर्क में आने से होते हैं। प्रोटोजोआ जनित रोग में कालाजार, लिशमेनिया डोनोवनी बालू मक्खी के काटने से होता है। अमीबियासिस, अमीबिक ड्रिजेंड्री पेचिस, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका अशुद्ध जल व भोजन से और घरेलू मक्खी वाहक से होता है। मलेरिया, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ, इसका वाहक मादा एनाफिलीज मच्छर होता है। और उसके अलावा जीवाणु जनित रोग में है यहाँ से जिन्थोमोटाई सिट्रस सिट्राई, नींबू में सिट्रस कैंकर होता है। और एम्बर्निया एमाइलोविरा सेव नाशपाती के अंगमारी में, और इवेर्निया एराइडी मूली, टमाटर, गोभी के गलन में, और शूडोमोनास सोलेनियसिरियस आलू, खीरा और बैंगन के म्लानी से। और नेक्स्ट यहाँ से इसमें रोग है चेचक रोग, इसका कारक है पॉक्स वायरस या वेरियोला विषाणु। इन्फ्लुएंजा या फ्लू है ऑर्थोमिक्सो वायरस या इन्फ्लुएंजा विषाणु। खसरा का है पैरामिक्सो या मिबेली विषाणु। पोलियो का पोलियो वायरस, रेबीज का रेबडो वायरस, हेपेटाइटिस का हेपेटाइटिस वायरस, जुकाम का राइनो वायरस, पीला बुखार का कॉक्सिया वायरस, एड्स का HIV वायरस, जापानी एन्सेफेलाइटिस का मस्तिष्क शोथ का फेल्वी वायरस है यहाँ। और रोग है यहाँ से फेफड़ों में संक्रमण या दमा रोग, इसका कवक है एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स। और रिंग वॉर्म या दाद का है टिक्रोफाइटोन जाति का, माइक्रोस्पोरम का, एपिडोमॉर्फाइटोन का। गंजापन टीनिया कैपिटस का है। और कैंडिसिडियासिस का मुंह में श्वास नली संक्रमण से है कैंडिला एलिबैक्नेस का। एंथ्रेक्स मनुष्य के मवेशियों में होने वाला भयानक रोग है जो ब्रिसिलियस एंथ्रेसिस नामक विषाणु के द्वारा होता है। इसकी खोज रॉबर्ट कोच ने की। विषाणु के हानिकारक प्रभाव विषाणु प्राणियों व पादपों में कई प्रकार के हानिकारक रोग उत्पन्न करते हैं। जैव रासायनिक चक्र में है जैव मंडल में जैव व अजैव घटकों से लगातार अंतःक्रिया होती है जिसमें कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर आदि तत्व इनके खनिज की आवश्यकता होती है। ये खनिज जल, भूमि, वायु के पौधों उत्पादक स्तर के प्रवेश करते हैं और दूसरे स्तरों हेतु अपने मुख्य स्रोत में स्थानांतरित होते हैं। इस प्रक्रम को जैव रासायनिक चक्र कहते हैं। जल चक्र वह पूरी प्रक्रिया जिसमें पानी जलवाष्प बनता है और वर्षा के रूप में जमीन पर गिरता है और नदियों के रूप में समुद्र तक पहुंचता है, जल चक्र कहते हैं। जलाशयों से होने वाले जल का वाष्पीकरण व संघनन हमें वर्षा प्रदान करती है। नाइट्रोजन चक्र वायुमंडल की नाइट्रोजन सरल अणुओं के रूप में मृदा और पानी आ जाता है। ये सरल अणु जटिल अणुओं में बदल जाते हैं और यह पूरी प्रक्रिया नाइट्रोजन चक्र कहलाती है। वायुमंडल में 78% भाग नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन चक्र के विभिन्न चरण है। एक तो है यहाँ से अमोनियाकरण, नाइट्रीकरण और विनाइट्रीकरण होता है। और अमोनियाकरण में आएंगे जब मृत जैव पदार्थों में अमोनिया के अपघटन की प्रक्रिया होती है। यह क्रिया मिट्टी में रहने वाले सूक्ष्म जीवों या बैक्टीरिया द्वारा होती है। यह सक्रिय प्यूट्रिफाइंग जीवाणु भाग लेते हैं जैसे क्लोस्ट्रीडियम, स्यूडोमोनास और बेसिलस जीवाणु आदि। नाइट्रीकरण अमोनिया को पहले नाइट्राइड फिर नाइट्रेट में बदलने की प्रक्रिया नाइट्रीकरण कहलाती है। यह प्रक्रिया रसायन पोषित जीवाणुओं द्वारा संपन्न होती है। यह नाइट्रोसोमोनास व नाइट्रोबैक्टर करते हैं। विनाइट्रीकरण वह प्रक्रम जिसमें भूमि में पाए जाने वाले नाइट्रेट स्वतंत्र नाइट्रोजन में परिवर्तित हो जाते हैं। विनाइट्रीकरण कहलाती है। इसमें भूमि की उर्वरा शक्ति कम होती है। इसमें निम्न जीवाणु भाग लेते हैं: बैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस व थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस। कार्बन चक्र वायुमंडल में कार्बन तत्व का संतुलन बनाए रखता है। कार्बन पृथ्वी पर ज्यादा अवस्थाओं में पाया जाता है। यौगिक के रूप में वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में अलग अलग प्रकार के खनिजों में कार्बोनेट व हाइड्रोजन कार्बोनेट पाया जाता है। वैश्विक कार्बन लगभग 70% कार्बन महासागरों में विलय के रूप में पाया जाता है। यह सागरीय भंडार वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का निमग्न है। ऑक्सीजन का मुख्य स्रोत वायुमंडल है। यह वायुमंडल में लगभग 21% उपस्थित है। पानी में घुले हुए रूप में जलाशयों में उपस्थित होती है। जलीय जीवों में जीवित रहने के लिए आवश्यक है संतुलित भोजन। इसमें है प्रोटीन शब्द वर्जियर
व मुल्डर ने दिया। प्रोटीन सबसे जटिल जैव अणु है, 20 प्रकार के अमीनो अम्ल से बनता है। भोजन में प्रोटीन के मुख्य स्रोत है दालें, दूध, मछली, अंडा, अंकुरित अनाज, सोयाबीन, फलदार सब्जियां, मटर आदि प्रोटीन के मुख्य स्रोत है। सोयाबीन में प्रोटीन सर्वाधिक मात्रा में होता है। प्रोटीन के कार्य। प्रोटीन मनुष्य शरीर की वृद्धि, विकास व निर्माण के लिए आवश्यक है। प्रोटीन युक्त भोजन को प्राय शरीरवर्धक भोजन कहा जाता है। और प्रोटीन नीलित होते हुए कास्टिक सोडा से क्रिया कर बैंगनी रंग के घोल में परिवर्तित कर देता है। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण। क्वासियोकोर है प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग। इससे बच्चे का पेट फूल जाता है, भूख कम लगती है, स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, त्वचा पीली पड़ जाती है, शुष्क काली धब्बेदार होकर फटने लगती है। 1 से 5 वर्ष के बच्चों में होता है। इस रोग में यकृत फैटी व बड़ा हो जाता है। मैरामस रोग प्रोटीन की ऊर्जा की कमी से होकर शरीर सूखकर दुर्बल हो जाता है, आंखें कांतिहीन होकर अंदर धस जाती है। 1 से कम आयु के बच्चों में होता है। विटामिन की कमी से होने वाले रोग। विटामिन का नाम है, ए को रेटिनॉल कहते हैं। रतौंधी रोग होता है, इसकी कमी से दूध, हरी सब्जियां, गाजर, पपीतों में पाया जाता है। B1 थायामीन बेरी रोग होता है, फल व अनाज के छिलकों में पाया जाता है। B2 फ्लेवीन है, राइबोफ्लेविनोसिस या फिलोसिस में पाया जाता है। यीस्ट यकृत अंडे में पाया जाता है। B3 नियासिन पेलाग्रा रोग, लाल मांस व मूंगफली में पाया जाता है। B6 पैराडिडॉक्सिन डर्मेटाइटिस चर्म रोग होता है। इससे दूध, सब्जी व साबुत अन्न में पाया जाता है। B9 फॉलिक एसिड एनीमिया, हरी पत्तेदार सब्जियों, पालक, ब्रोकली में पाया जाता है। B12 या B12 कोबालेमीन, परनीशियम एनीमिया, आरबीसी परिपक्वन में दूध, यकृत, आंत्र, जीवाणु में पाया जाता है। C एस्कॉर्बिक अम्ल स्कर्वी में पाया जाता है। आंवला, आम, पपीता, नींबू, संतरा, मिर्च। D कैल्सीफेरोल रिकेट्स धूप से पाया जाता है। E टोकोफेरोल बांझपन, सोयाबीन, जैतून तेल में पाया जाता है। K नेफ्थोक्विनोन रक्त का थक्का जमना, हरी पत्तेदार सब्जियां, सोयाबीन व टमाटर में पाया जाता है। ऐसे कार्बनिक भोज्य पदार्थ जिनकी अल्प मात्रा ही शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए लाभदायक होती है विटामिन कहलाता है। विटामिन शब्द का नाम सी फंक ने दिया। इसकी खोज विटामिन सी में की गई। विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन, विटामिन डी हार्मोन की तरह कार्य करने वाला विटामिन है। विटामिन डी को धूप का विटामिन कहते हैं। विटामिन की कमी से अभाव रोग होते हैं। विटामिन बी व सी जल में विलय है और विटामिन ए, डी, ई के वसा में विलय है। बी व सी जल में विलय, ए, डी, ई के वसा में विलय है। कार्बोहाइड्रेट, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में लगभग 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट शरीर को ऊर्जा व बल प्रदान करते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मांड, स्टार्च व शर्करा शुगर के रूप में होते हैं। मोनोसेकेराइड ग्लूकोज व फ्रक्टोज गैलेक्टोज से प्राप्त होते हैं। डाइसेकेराइड सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज से प्राप्त होते हैं। पॉलीसेकेराइड स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन और हिपेरिन से प्राप्त होते हैं। कार्बोहाइड्रेट फ्रक्टोज है, फल शर्करा, शहद शर्करा, सबसे मीठी शर्करा। लैक्टोज दुग्ध शर्करा है। सुक्रोज व्यावसायिक शर्करा, प्रतीप या टेबल शर्करा, इक्षु शर्करा या गन्ने की शर्करा भी इसे कहेंगे। माल्टोज माल्टा शर्करा है। गैलेक्टोज मस्तिष्क शर्करा, ब्रेन शुगर है। ग्लूकोज यह सरल शर्करा व रक्त शर्करा, अंगूर शर्करा, ग्रेप शर्करा है। वसा कोशिकाओं में पाए जाने वाले कार्बनिक यौगिक जो जल में अविलय होते हैं वसा ग्लिसरॉल के एस्टर होते हैं। प्रति किलोग्राम ऊर्जा की मात्रा वसा में सर्वाधिक होती है। वनस्पतियों से वसा के स्रोत सरसों, मूंगफली, तिल, नारियल, काजू, अखरोट आदि होता है। जंतुओं से प्राप्त वसा के स्रोत दूध, अंडा, मांस, मक्खन होते हैं। ऑस्ट्रीमलेशिया रोग कैल्शियम की कमी से होता है। आयरन व फॉलिक एसिड की कमी से एनीमिया रोग होता है। शरीर में आयरन का कार्य हीमोग्लोबिन का निर्माण ऑक्सीजन के वाहक के रूप में होता है। गायटर या घेंगा व बच्चों को मानसिक विकलांगता रोग आयोडीन की कमी से होता है। इस रोग के लक्षण है थायराइड ग्रंथि का फूल जाना, शारीरिक मानसिक वृद्धि में हाश है, प्रति ग्राम आधार पर ऊर्जा की प्रचुरता है। वसा 9.3 किलो कैलोरी, प्रोटीन 4.8 से 5 किलो कैलोरी और कार्बोहाइड्रेट 4.2 किलो कैलोरी। सोडियम बेंजाइट व सोडियम मेटाबाइसल्फाइड खाद्य परिरक्षक है और पाश्चीकृत दूध है। जब दूध को 70 डिग्री पर 50 से 30 सेकेंड के लिए गर्म किया जाता है तो एकाएक ठंडा कर उसका भंडारण करते हैं।